हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी के हैं, जनवरी 2021 के हैं। ये एमसीक्यूज, ये जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं, ये आपके प्रीलिम्स 2021 में भी और 2022 में भी काम आ सकते हैं। इसे मैंने विजन आई से करंट अफेयर्स मैगजीन से प्रिपेयर किया है। यू कैन रेफर एनी मैगजीन्स जो अच्छे मैगजीन हो विथ द न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर को स्किप नहीं करना। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NBFC is a company registered under the Companies Act 1956. NBFC cannot accept demand deposits. RBI is the only authority to give license. Select the correct option below. कौन से correct हैं? One only, two only, one and two only, one, two and three. So the correct answer is 1, 2 and 3. All the three statements are correct. Let us see the explanation. NBFC is a company registered under the Companies Act of 1956, engaged in the business of loans and advances. इसीलिए कहते हैं it is somewhat similar to the bank, although it is not a bank but similar to the bank. Acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by the government or local authority or other marketable securities like leasing, hire, purchase, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस एक्सेट्रा। बेसिकली जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इट इज लोन्स एंड एडवांस करते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस कर देते हैं ये, और क्या एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स ये सब भी काम करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये कौन नहीं होता? एनबीएफसी डू नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods other than securities, or providing any services and sale or purchase or construction of immovable property। इसमें ये इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसे ये याद रखिएगा। These companies get NBFC license with the Reserve Bank of India, but they are regulated by different agencies based on the role they play। लाइसेंस गिविंग अथॉरिटी आरबीआई है, बट रेगुलेशन डिपेंड करता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी करते हैं, आईआरडीए भी करता है, सेबी भी करता है रेगुलेशन। तो डिपेंड करता है रोल क्या प्ले कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम अलग अलग एजेंसी ने रेगुलेट करती है। एनबीएफसी और बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है? NBFC is a company that provides banking services to people without holding a bank license. Bank is a government authorized financial intermediary that aims at providing banking services to the general public. Incorporated under Companies Act 1956, Banking Regulation Act 1949। डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या हो गया? जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जब आपको चाहिए हो। बैंक में क्या होता है, हम जब डिपॉजिट कर दिए एंड देन हमें वापस जब चाहिए होता है तो हम जाकर वहां से डिमांड करके ले सकते हैं, बट ऐसा एनबीएफसी में नहीं होता है। 100% फॉरेन एफडीआई अलाउड है, यहाँ पे 24% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं बनता है, ये इंटीग्रल पार्ट में। रिजर्व रेशियो जो है सीआरआर एसएलआर, ये यहाँ पे मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको कंपलसरी है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी यहाँ नहीं है, इनको अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड ये एनबीएफसी नहीं देते हैं, बैंक्स देते हैं। ट्रांजेक्शन सर्विसेज का पार्ट ये नहीं बंद प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिक्स है, बेसिक्स प्लीज गो थ्रू विद whatever you are following. Next question is, consider the following statements regarding the regulation proposed for NBFCs. Recently RBI ने रेगुलेशन, नया रेगुलेशन प्रपोज किया है NBFCs के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है। Let us see. A 4-layer regulatory framework has been created. The top layer is kept empty. The regulation increases as they move from top to bottom. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3. Let us see the answer. It's 1 and 2 only. Third statement incorrect है। वो कैसे है उसे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखो ये 4 लेयर मैकेनिज्म बताया गया है। वन इज बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। टॉप लेयर को ये क्या कि जैसे हम यहां से ऊपर जाते जाएंगे दिस वे, जैसे हम ऐसे जाते रहेंगे,
रेगुलेशन जो है इंक्रीज होता रहेगा, इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जाएगा। वो टॉप टू बॉटम नहीं बट बॉटम टू टॉप है। से ये टॉप लेयर को एम्प्टी रखा गया है। एम्प्टी इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ पर्टिकुलर एनबीएफसी को पर्टिकुलर रेगुलेशन चाहिए हो, सुपरविजन चाहिए, तो उसको इस ब्लॉक में डाल दिया जाएगा। बाकी ये 3 लेयर रखे गए हैं। Base layer क्या NBFC in the lower layer will be known as NBFC base layer, that is BL. For NBFC in the layer, least regulatory intervention is warranted. मतलब जो बेस लेयर में रहेंगे बहुत ही कम रेगुलेशन रहेगा। मिडिल लेयर को हम कहेंगे NBFC मिडिल लेयर। इसमें क्या है, रेगुलेटरी रिजीम फॉर दिस लेयर विल बी स्ट्रिक्टर कंपेयर टू द बेस लेयर। जैसे से ऊपर जाएंगे तो रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होता रहेगा। अपर लेयर, this layer can consist of NBFC which are identified as systematically significant among them and we invite a new regulatory superstructure. मतलब नया रेगुलेशन रहेगा इस अपर लेयर में। टॉप लेयर को एम्प्टी रखा गया है अनलेस सुपरवाइजर्स यूज स्पेसिफिक एनबीएफसी। डिपेंड करेगा किसको टॉप लेयर में जहां पे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसे देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिजिटल लेंडिंग इज अ प्रोसेस टू ऑफर लोन्स ऑनलाइन। There is no need to visit the bank in digital lending. Digital lending helps in creating financial inclusion. Select the correct option below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. So the correct option here is 1, 2 and 3, all of the above. तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो डिजिटल लैंडिंग होता क्या है। It is a practice of lending through web platforms or various mobile application utilizing the technology for authentication and credit assessment. आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, वेब प्लेटफॉर्म ऐसे वेबसाइट्स आ गए हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। उनको उन पर रेगुलेशन नहीं रहता, अभी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है। आपके आधार कार्ड मांगेंगे, आपका एड्रेस प्रूफ मांगेंगे एंड देन आपको पर्टिकुलर अमाउंट लोन के लिए दे देंगे एंड कह देंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको रिटर्न करना है। Digitization of the lending process brings a number of powerful benefits for banks, including better decision, improved customer experience, and significant cost savings. देखो अब जब हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, जब हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें बच रही हैं, फायदा हो रहा है। बैंक जाना नहीं पड़ जाता, आपको ऑनलाइन सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये जो डिजिटल लैंडिंग है, ये जो ऐसे वेबसाइट और एप्स बन रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऑब्वियसली बात है, हर कोई बैंक में जाने के बाद क्या होता है, आपको बहुत सारे अगर लोन लेना है तो वहाँ कोलैटरल जमा करना पड़ता है, तो सिक्योरिटी देना पड़ता है। बट यहाँ ऐसा कुछ केस नहीं होता है। इट हेल्प्स टू मीट द अनमेट क्रेडिट नीड इन द माइक्रो एंटरप्राइज एंड लो इनकम कंज्यूमर सेगमेंट इन इंडिया। जहाँ पे बहुत कम इनकम है वहां पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस बोरोइंग फ्रॉम इनफॉर्मल चैनल्स थ्रू इनफॉर्मल बोरोइंग्स। अब इधर उधर से लेने से अच्छा है कि एक ऐप से जो ट्रस्टवर्दी है वहां से लें। इट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग, बहुत ही इजीली प्रोसेस रहता है। इट इज अ टाइम सेविंग प्रोसेस एज इट सेव्स टाइम स्पेंट यूजुअली इन बैंक्स। बैंक्स में बहुत लंबी लाइन लगती है आपको लोन लेने में एंड बहुत इश्यूज भी है। Digital lending platforms have also been known to cut overhead costs by 30 to 50%. ये डिजिटल लेंडिंग से क्या होगा, जो कॉस्ट में सेविंग हो रही है। अब देखो लूप होल्स क्या है, डिजिटल लेंडिंग में इश्यूज क्या है। डिजिटल लेंडिंग हैज गिवन राइज टू ग्रोइंग नंबर ऑफ अनऑथराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन इन द मार्केट। अब वो अनऑथराइज्ड भी आ जाएंगे, जहां अच्छे हैं वहां बुरे भी हैं। दिस एप्स यूजुअली चार्ज एक्सेसिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड आल्सो हैव हिडन चार्जेस। वो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई करते हैं एंड हिडन चार्जेस भी रहते हैं। दीज एप्लीकेशंस The applications can use the consumer's data or can access data on mobile phones on the customers for selling purposes. तो ये डेटा ब्रीच का भी इश्यू हो सकता है। तो जहां बहुत सारे इसके फायदे भी, एडवांटेजेस भी हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रारंभ। It is the largest startup India International Summit organized by the government. It is organized by Department for Promotion and Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. Select the correct code below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So the correct answer is both 1 and 2. Both of them are correct. प्रारंभ के बारे में हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था
Praram Startup India International Summit. This is the largest, याद रखना largest है Startup India International Summit organized by the Government of India since the launch of Startup India initiative in 2016. Praram is expected to bring together top policymakers, industry, academia, investors, startups, and all stakeholders from across the globe in order to attain the objectives like deliberating on good practices for best of the ecosystem across the world, showcase the spread and depth of entrepreneurship based on innovation in India, attain attention of global capital for startups in India, mobilize domestic capital, provide opportunities for access international markets, and involve enabling policy provisions. तो बेसिकली इस इंटरनेशनल समिट का ये है कि हम स्टार्टअप से रिलेटेड हम ये काम कर रहे हैं ताकि क्या हो, एक अच्छा इकोसिस्टम स्टार्टअप का बन सके। हम सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या फिर स्टार्टअप्स को, उनको एक साथ ला सके इंटरनेशनल मार्केट में, एक अच्छी पॉलिसी हम इनेबल कर सके ताकि इन पे हम ट्रस्टवर्दी चीजें स्टार्ट हो सके एंड हम बूस्ट कर सकते हैं हमारे स्टार्टअप सिस्टम को। ये ऑर्गेनाइज कौन किया था? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना, over 25 countries and more than 200 global speakers including members of BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation countries participated in the inaugural event। याद रखना किसने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स फॉर कोल। इंडियन कोल हैज हायर कैलोरिफिक वैल्यू एंड लो एश कंटेंट। इट इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बिलो। 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only। So the correct answer is 1 and 3 only। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देख लेते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया हैज द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल, येट इट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, क्योंकि हमारे कंजप्शन हाई है। In India 2019, India imported about 235 million tons of coal, both thermal and coking coal, mainly from Indonesia, South Africa, Australia, and Russia. Currently, India produces 729 million tons of coal per year, with 83% of the production coming from Coal India Limited। ये भी याद रख लेना कौन से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कोल फायर्ड प्लांट्स अकाउंट फॉर 72% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो बेसिकली कोल हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूज कर रहा है, किया जा रहा है मेनली। कोल रिजर्व्स आर लोकेटेड मेनली इन स्टेट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो सारे जो कोल रिजर्व्स हैं उन्हें कोशिश करना याद करने का कौन रिजर्व्स कहां पर प्रेजेंट है। इंडियन कोल रिजर्व्स आर प्राइमरी ऑफ लिग्नाइट एंड बिटुमिनस टाइप्स। अदर दो टाइप्स होते हैं पीट एंड एंथ्रासाइट। इंडिया में लिग्नाइट एंड बिटुमिनस फाइंड किया जाता है। इंडियन कोल हैज लोअर कैलोरिफिक वैल्यू एंड हाई एश कंटेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट था जो कि ऑपोजिट था। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल कोल माइनिंग। Commercial mining allows the private sector to mine coal commercially without placing any end-use restrictions. It will reduce India's dependence on coal import. 100% FDI is allowed in the coal sector. Select the correct option below. 1 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. So the correct answer is all of these statements are correct, 1, 2 and 3, that is D। देख लेते हैं कमर्शियल माइनिंग होती क्या है। कमर्शियल माइनिंग अलाउज द प्राइवेट सेक्टर टू माइन कोल कमर्शियली विदाउट प्लेसिंग एनी एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। मतलब आप उसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोल आप निकाल लिए, माइन कर लिए, दैट इज इट। नहीं, उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कुछ और करना उस कोल का यूज तो कर सकते हैं। द प्राइवेट फर्म्स हैव द ऑप्शन इधर गैसिफिकेशन ऑफ द कोल और एक्सपोर्टिंग इट, तो ये उनके पास ऑप्शन रहता है। दे कैन ऑल्सो यूज इट इन देयर ओन एंड यूज प्लांट्स और सेल देम इन द मार्केट्स। ये चाहे तो खुद के लिए यूज कर सकते हैं या फिर मार्केट में बेच सकते हैं। The government expects more than rupees 33,000 crore of capital investments over the next 5 to 7 years in the sector. Further, with 100% FDI allowed in the coal sector, global companies can also participate in the auctions. मतलब साथ साथ बाहरी कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं ऑक्शन में। The complete freedom to decide on sale, pricing
and captive utilization is expected to attract many private sector firms to participate in the auction process. बेसिकली जो माइन प्रेजेंट है उसको ऑप्शन किया जा रहा है कि उसको कमर्शियली यूज करे, प्राइवेट कंपनी हमारी कमर्शियली यूज कर सके। पहले गवर्नमेंट के मेनली अंडर में रहता था, अब प्राइवेट कंपनी को पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी जाएगी, इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट दिस स्टेप्स विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस इंडियाज इंपोर्ट बिल। तो अगर वो प्राइवेट कंपनी अगर अच्छे से यूटिलाइज करेगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और साथ ही साथ जो इंडिया इंपोर्ट करती है इतना, वो कहीं ना कहीं कम होगा। अब नया रेजिम जो आया उसके फीचर्स उसे देख लेते हैं। नो प्रीवियस माइनिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिडिंग। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिडिंग में। 100% एफडीआई है। द रेवेन्यू शेयरिंग विल बी एन ऑन एड वोलरम द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। कितना वैल्यू आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस से रेवेन्यू शेयरिंग होगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। The present bidding terms also allow other minerals to be extracted from these blocks. ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कोल करेंगे, आप दूसरे मिनरल्स पे अगर मिल रहे हैं तो आप उससे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। The Ministry of Coal will help the private sector in getting statutory approvals like environment and other approvals. तो ये Ministry of Coal help करेगी वो प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट कंपनीज को ये क्लियरेंस लेने के लिए। इसे याद रखना। So let us move ahead. Next question. Consider the following statement with respect to Electricity Rules 2020. Number 1, meter shall be the smart prepayment meter or prepayment meter. No connection shall be given without a meter. There is a provision for advance payment of bills. Consumers shall have the option to pay bills online only. Which of the above statement are correct? कौन सा statement? 1 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 3 and 4 only. So the correct option is C, 1, 2 and 3 only. Fourth is incorrect. Let us say it, the explanation. देखो रिसेंटली जो रूल्स आए हैं वो ये सारे जो सिस्टम है वो कवर करते हैं। राइट ऑफ कंज्यूमर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस, रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन एंड मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मीटरिंग अरेंजमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट, disconnection and reconnection, reliability of supply, consumer as prosumer, standards of performance of license, compensation mechanism, cost center for consumer services, grievances redressal mechanism। देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट फर्म्स को देते जा रही है। ये कुछ रूल्स आए हैं कि सारे प्राइवेट फर्म्स को अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉलो करने हैं। इस क्वेश्चन में मैंने ये दो पार्ट कवर किए हैं, दैट इज मीटरिंग अरेंजमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट। ये और भी पार्ट प्रेजेंट है। इससे क्या फायदा होगा कि हमारी जो भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही है तो इट विल हेल्प देम टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। देखो मीटरिंग, नो कनेक्शन शैल बी गिवन विदाउट अ मीटर, मीटर शैल बी द स्मार्ट प्रीपेमेंट मीटर और प्रीपेमेंट मीटर, प्रोविजन ऑफ टेस्टिंग ऑफ मीटर्स, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव और बर्न्ड और स्टोलन मीटर स्पेसिफाइड, ये भी प्रोविजन होना चाहिए आपके अंदर। बिलिंग एंड पेमेंट का सिस्टम क्या, ट्रांसपेरेंसी इन एप्लीकेबल कंज्यूमर टैरिफ एंड बिल्स, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। कंज्यूमर शैल हैव द ऑप्शन टू पे बिल्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, दोनों ही। प्रोविजन फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ बिल्स भी है इस रूल में। So let us look at the next question. Consider the following statement with respect to PM Kisan. It provides income support of rupees 6,000 per year to all land-holding farmers families across the countries. It is a central sector scheme with 100% funding from the government of India. It is being implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Which of the given statements above is or are correct? कौन सा statement correct? 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Let us look at the answer. All the statements are correct. Let us look at the explanation. Under this scheme, that is PM Kisan, the center transfers an amount of rupees 6,000 per year in 3 equal installments directly into the bank or accounts of all land holding farmers. सारे farmers जिनके पास land है, irrespective of the size of their land holdings, size पे depend नहीं कर रहा है। It was launched in February 2019. It is a central sector scheme with 100% funding from the government of India.
It is being implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. याद रखना ऑब्जेक्टिव क्या है? To supplement the financial needs of the small and marginal farmers in procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields commensurate with the anticipated farm income at the end of each crop cycle. Basically financial help करना ताकि वो अच्छा yield कर सके, अच्छे crop grow हो सके. To protect them from falling in the clutches of money lenders for meeting such expenses and ensure their continuance in the farming activities. तो basically जहाँ से वो कर्जा उधार लेते हैं अपने crops के लिए, तो उससे वो बच सके and क्या होगा, अपने फार्मिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सके. पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है. डिजाइन किसने किया? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने किया है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इससे क्या होगा? द फार्मर्स कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन, अपडेट or carry out correction of their Aadhaar cards and can also check the history of credits to their bank accounts. So this was the explanation. Let us move to the next question. Consider the following statements with respect to PM Fasal Bima Yojana. It provides financial support to farmers suffering from crop loss or damage arising out of unforeseen events. It encourages farmers to adopt innovative and modern agricultural practices. It was launched by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. All seeds are not covered under this scheme. Which of the above given statements is or are correct? 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only. So the correct answer is 1, 2 and 3 only. All seeds are covered under this scheme. Let us see the explanation. PM Fasal Bima Yojana is a central government flagship crop insurance scheme launched in 2016 that replaced the earlier two scheme of National Agriculture Insurance Scheme and modified National Agriculture Insurance Scheme. It aims to provide insurance and financial support to farmers in the event of crop failure and targets to bring 50% of cultivated area under crop insurance. तो बेसिकली यहाँ पे है कि क्या इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपके क्रॉप फेल कर जाते हैं, साथ ही साथ जो 50% क्रॉप है उसको इसके अंडर लाने की प्लानिंग में है. ये क्यों किया जा रहा है? टू स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम, फार्मर का इनकम स्टेबलाइज हो सके क्योंकि उन्हें लॉस होता है जब क्रॉप फेलियर हो जाता है. इंश्योर द फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो पैसे का फ्लो है वो होता रहे. इंकरेज फार्मर्स टू इनोवेट एंड यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, साथ साथ इंकरेजमेंट कि आप नए नए जो मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उसे यूज कर सकते हैं. कवरेज ऑफ क्रॉप क्या क्या है? फूड क्रॉप्स कवर्ड है इसमें, इंश्योरेंस में सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्सेस, ऑयल सीड्स कवर है. साथ साथ एनुअली जो आप कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं वो भी कवर्ड है स्कीम में. Let us look at the next question. Consider the following statement with respect to World Economic Situation and Prospects Report 2021. इस रिपोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है. The pandemic, according to this report, the pandemic hit the developed countries the hardest. South Asian economies face the worst economic declines. Women have been particularly hit by the pandemic. Select the correct code given below. 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. So the correct answer is 1, 2 and 3 only. All the statements are correct. अब इस रिपोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2021. इसे किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट and the 5 United Nations Regional Commission jointly released World Economic Situation and Prospect Report. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द पैंडेमिक हिट द डेवलप्ड कंट्रीज द हार्डेस्ट. डेवलप्ड कंट्रीज से सबसे ज्यादा हिट हुआ है. द पैंडेमिक एंड शटडाउन अफेक्टेड मोर देन 4 out of 5 जॉब्स. बहुत ज्यादा जॉब्स अफेक्ट किए वर्ल्ड वाइड. वुमेन हैव बीन पर्टिकुलरली हिट बाय द पैंडेमिक. वुमेन को खास हिट मिला है, वहां पे पैंडेमिक से नुकसान हुआ है. एज दे अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ जॉब्स इन लेबर इंटेंसिव सर्विस सेक्टर्स में बहुत ज्यादा है, सच एज इन रिटेल, ट्रेड एंड टूरिज्म में है.
where working remotely is often not an option for many workers. तो बेसिकली वुमेन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हुई हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिमोट में भी अवेलेबल रहती है वहाँ पर काम करने के लिए। और इस तरह के सेक्टर में ट्रेड एंड टूरिज्म, क्योंकि पैंडेमिक में ट्रेड एंड टूरिज्म जो बिजनेस है वो बैठ ही गया है। डेफिसिट्स एंड डेट्स आर इंक्रीजिंग टू रिकॉर्ड लेवल्स, एग्जैसरबेटिंग द रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस। मतलब डेफिसिट्स बढ़ते जा रहा है, डेट बढ़ते जा रहे हैं, उधार कर्जा जो होता है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। मोर देन 131 मिलियन हैव फॉलन इनटू पॉवर्टी इन 2020। बहुत ही बुरी स्थिति हो गई एंड मोर विल लाइकली फॉलो इफ अ रोबस्ट एंड इंक्लूसिव रिकवरी रिमेन्स इल्यूसिव। और भी ज्यादा चले जाएंगे अगर रिकवरी जो सिस्टम है वो अगर अच्छा ना आ सका तो। कम्युनिटी एक्सपोर्टर्स हैव टेकन अ हार्ड हिट ऑल्दो सम कम्युनिटीज डिड नॉट एक्सपीरियंस अ शार्प डिक्लाइन। डिक्लाइन तो सारे कम्युनिटीज में हुआ है, बट किसी में शार्प हुआ है, किसी में नहीं हुआ है। Developing countries will need to prioritize service contents in the exports to remain competitive in the emerging trade landscape। तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, अपने वो सिस्टम है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपने आप को कम्पिटिटिव मार्केट में रख सकते हैं। The pandemic is quickly reversing the decades of development gains in Africa। अफ्रीका में डेवलपमेंट हुआ था बट अगेन इसे रिवर्स कर दिया गया क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बढ़ गया है वहां पर। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है हमारा, जो बेसिकली पूरा, तो वहां पे बहुत ज्यादा ही गरीब कंट्रीज हैं। अगर G20 इकोनॉमीज में हम देखें तो चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ शो किया है 2020 पे। एज यूजुअल चाइना इज बहुत ज्यादा क्लेवर कंट्री है। साउथ एशियन इकोनॉमीज फेस द वर्स्ट इकोनॉमिक डिक्लाइन। साउथ एशियन कंट्रीज जो है विद जीडीपी पर कैपिटल ग्रोथ कंट्रैक्टिंग बाय नियरली 10% इन 2020। तो साउथ एशियन इकोनॉमीज बहुत ही बुरा हिट हुई है। एक्सप्लेनेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you in the next video.